Hello everyone, myself Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So students, from today we are going to start a new topic and it is sampling. Sampling क्या होता है जी? What is sampling? Basically sampling जो है एक statistical टेक्निक है. हम इसको यूज़ करते हैं एक लार्जर पॉपुलेशन से उसका एक सबसेट ऑब्टेन करने के लिए जो उसको रिप्रेजेंट करे, उसके पॉपुलेशन के अननोन फीचर्स को स्टडी कर पाए हम लोग. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने आपसे कहा कि बेटे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट करना है, क्या आप अपनी जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ जाइए, एक एक घर में जाकर आप डोरबेल बजाइए और उनसे पूछिए उनकी फैमिली इनकम क्या है, कितने लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो कि वर्किंग है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है उस फैमिली में और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है. ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप नोट करके लेकर आइए और बताइए एवरेज फैमिली इनकम क्या है आपकी लोकेलिटी में, और आप ये बताइए कि एवरेज वर्किंग पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड कितनी है, एक घर में कितने लोग काम करते हैं. ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि जहां आप रहते हैं वहां पे 10,000 फैमिलीज रहती हैं, 10,000. और आप जब किसी के घर जाएंगे, बेल बजाएंगे, उससे पूछेंगे जी मेरे को कॉलेज से टास्क मिला है, आपकी फैमिली इनकम बताइए और ये बताइए आपके घर में कितने कितने लोग हैं जो वर्किंग हैं. कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे, पहचानते होंगे, आपको बुलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, थम्स अप पिलाएंगे, बिठाएंगे, सब कुछ प्यार से बताएंगे. कुछ लोग ऐसे होंगे जो बताना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे हम आपको क्यों बताएं. ये एक बात हो गई. दूसरी बात, क्या आप 10,000 घरों का दरवाजा खटखटाएंगे, जाके हर घर में बेल बजा के पूछेंगे? क्या ये करना संभव है? मान लो आप एक घर के अंदर आपको मान लो 15 मिनट लगते हैं, तो एक घंटे में आप 4 घर कर पाएंगे, और आप 4 घंटे एक दिन में निकालते हैं, एक दिन में 16 घर कर पाएंगे. 10,000 घर का सर्वे करने में कितने दिन लग जाएंगे आपको? उतने में तो आपका सेमेस्टर ही बीत जाएगा. तो क्या ये करना संभव है? नहीं. तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे देखिए मेरे लोकेलिटी में कुछ ब्लॉक्स हैं, ए बी सी डी ई, 5 ब्लॉक्स हैं. हर ब्लॉक के अंदर 2,000 फैमिलीज रहती हैं. ठीक है जी, तो 2,000 × 5 10,000 हो गए. मैं हर ब्लॉक के 100 लोगों से मिल लेता हूँ, 5 लोगों से मिल लेता हूँ, उससे मुझे मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, वो मैं सर को जाके बता दूंगा. तो ये क्या आपने क्या किया? ये आपने सैम्पलिंग किया. क्योंकि वो जो अननोन पॉपुलेशन है जिसमें आपको मालूम करना है उस पॉपुलेशन की एवरेज इनकम कितनी है, उस पॉपुलेशन की एवरेज जो है एक फैमिली में एवरेज वर्कर्स कितने हैं, तो आपने उस सैंपल से इस बात को पूरा कर लिया. तो हम कभी भी जब कुछ ऐसे डेटा को स्टडी करते हैं जहाँ पे जो हमारे सामने पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, तो उस पॉपुलेशन को स्टडी करने की बजाय हम उसके सैंपल को स्टडी करते हैं. तो यहाँ हमारे सामने 2 चीज़ें आती हैं जिसको हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं. उनमें से एक है पॉपुलेशन और दूसरा है सैंपल. देखिए स्टैटिस्टिक्स में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एवेन्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सैम्पलिंग. आप अक्सर देखते हैं बहुत सारे रिसर्च लोग कर रहे होते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ इतने लोगों से के ऊपर रिसर्च करके पता चला इस दवाई का ये असर हुआ. कोई मेडिसिन जब कोई कंपनी बनाती है तो उसको पहले ट्रायल बेसिस पे कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती है कि आपको देखते हैं इस ये मेडिसिन जो है इस बीमारी में क्या हेल्प कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, कितना रिजल्ट इसका आ रहा है. तो उसने पूरी दुनिया को नहीं खिला दी दवाई, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को खिलाई और उससे उस रिजल्ट को पता किया. अब ऐसे बहुत सारे सर्वेज, अक्सर रोज कोई ना कोई सर्वे न्यूज़पेपर में छपता है, आजकल यूट्यूब चैनल्स पे आता है, तो आप रोज देखते हैं कोई ना कोई सर्वे के रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो वो सब सैम्पलिंग कर रहे हैं बेसिकली. इसके बाद आगे जाके आप इसी में आगे पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. वो टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी जान पाएंगे कि प्रैक्टिकली उसको यूज़ भी कर सकते हैं. आप किसी नोशन को, जो एक नोशन है, एक हाइपोथेसिस है, एक कोई बात आपको बताई जाती है, मान लो किसी ने कुछ आपको कहा, वो बात सच है या झूठ है, आप सैंपल लेकर और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितना चांस है कि बात सही होगी या कितना चांस है कि बात गलत होगी. ये सब चीज़ें इस सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ पाएंगे. ठीक है,
इसलिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है, आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात करते हैं पॉपुलेशन की। क्या होती है जी पॉपुलेशन? सबसे पहले कहानी पॉपुलेशन से शुरू होती है। पॉपुलेशन क्या है? मेरे इस एग्जाम्पल में वो जो 10,000 हाउस होल्ड थे वो पॉपुलेशन था, लेकिन एक्चुअली में पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है? वैसे मैं हर चीज़ आपको नोट्स में लिखी हुई मिलती है आपको, फिर भी मैं लिखवाना चाहता हूँ कि अपने हाथ से लिखने से क्या होता है, जल्दी याद होता है। लिखिए, अ पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट कलेक्शन, population is complete collection of all individuals, objects or numerical outcomes that are relevant for a particular statistical investigation। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो न्यूमेरिकल आउटकम्स हैं, जैसे आप एवरेज इनकम की बात करें, न्यूमेरिकल आउटकम है, ठीक है, तो जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, जो एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे आ रहे हैं, वो पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होल इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स मींस द होल इंफॉर्मेशन, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन विच कवर्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो सब कुछ कवर करती है वो पॉपुलेशन है। इसको यूनिवर्स भी कहते हैं। पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्स, यूनिवर्स भी कहते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एक कंपनी जो है वो ये जानना चाहती है जितनी कार्स उसने बनाई हैं उन कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हर एक कार की फ्यूल एफिशिएंसी जानना चाहती है वो, हर एक कार की। कार बनाते हैं, उसको सड़क पे दौड़ाते हैं, उसकी एफिशिएंसी नोट डाउन करते हैं, हर कार के बारे में ऐसा करते हैं। बेचने से पहले उसको 100-200 किलोमीटर सड़क पे दौड़ाते हैं, टेस्ट करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, नोट डाउन करते हैं, हर कार का पता लगाते हैं। ये पॉपुलेशन, ठीक है। एक कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के हर कंपोनेंट के बारे में स्टडी करती है, पॉपुलेशन स्टडी कर रही है, हर एक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। एक बैंक है जो अपने हर कस्टमर का रिकॉर्ड रखता है कि वो कस्टमर कब कब बैंक में आया था, उसने क्या क्या क्वेरी की थी, उसकी हर एक बात का रिकॉर्ड बैंक अगर रखता है, ये पॉपुलेशन है। आप नहीं जानते लेकिन गूगल आपको आपसे ज़्यादा जानता है, फेसबुक आपको, मेटा आपको आपसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि फ़ोन पे आप जो जो करते हैं उन सब का रिकॉर्ड उनके पास है। आपने कब, किस समय, कितने बजे, कितने बजकर कितने मिनट पे क्या किया था, सब गूगल को, फेसबुक को पता है। आपको खुद भले ही पता ना हो कि आपने कब क्या, आप तो करके भूल गए, उनको सब पता आपने कब क्या किया था। आपकी हर एक बात का रिकॉर्ड रखते हैं, वो पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ आप ये जान लीजिए, कई बार क्या होता है कि ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल, मैंने एग्जांपल दिया कि 10,000 घरों में आपने जाना है, आपके लिए मतलब पॉसिबल नहीं था, आपको लग रहा था कैसे करूंगा मैं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता अकेला। 10,000 हाउस होल्ड में जाने के लिए मुझे इतने दिन चाहिए, मेरा सेमेस्टर बीत जाएगा उतने में, तो आप नहीं गए। तो इन प्रैक्टिस इट इज ऑफन इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टू ऑब्जर्व द एंटायर पॉपुलेशन। कभी कभी या तो इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल कब होगा? आप जैसे अगर एस्ट्रोनॉट बन गए, सितारों को स्टडी कर रहे हैं, गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं, लोग बोलते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मैं कहता हूँ कितने, एग्जैक्ट बताओ कितने, कितने, एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं बताओ, यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं बताओ, एक स्टार के आसपास कितने प्लैनेट्स हैं बताओ। एग्जैक्ट बताना पड़ जाए तो क्या बता पाओगे? ये तो इम्पॉसिबल, ऐसा पॉपुलेशन को स्टडी करना इम्पॉसिबल, ठीक है। कभी कभी इम्प्रैक्टिकल, जो मैंने एग्जांपल दिया था, घर घर जाके आपको स्टडी करना, वो इम्प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए हम लोग अक्सर सैंपल पे रिलाई करते हैं। इट इज़, मैंने बोला, समटाइम्स इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल टू स्टडी द एंटायर पॉपुलेशन, सो जनरली वी रिलाई ऑन सैंपल्स, हम सैंपल्स पे रिलाई करते हैं। एक बात और है, वो ये है कि पॉपुलेशन में बी फाइनाइट और पॉपुलेशन में बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और कंसेप्चुअल। कभी कभी पॉपुलेशन फाइनाइट होती है, कभी कभी इनफाइनाइट होती है या कंसेप्चुअल होती है। हम उसको, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कंसेप्ट है। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंसेप्ट है, तो उसके अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं भाई? इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, मगर ये कंसेप्ट है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कहूँ हर एक पॉइंट को आप स्टडी कर लो, तो वो यहाँ -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तो ट्रेसेबल नहीं है ना, कैसे जाओगे? -इन्फिनिटी तक कैसे जाओगे? +इन्फिनिटी तक कैसे जाओगे? समस्या पड़ जाएगी। और अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। इफ पॉपुलेशन इज फाइनाइट देन n इज पॉपुलेशन साइज।
एन क्या होता है? पॉपुलेशन साइज. एंड इफ पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट और कंसेप्चुअल, देन इन दिस केस एन डज नॉट एग्जिस्ट. फिर एन है ही नहीं हमारे पास. यहाँ पे कैपिटल एन जो है ये हमारे पास नहीं है. कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज होता है. ये हम तभी मालूम कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन फाइनाइट हो तो. अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है या कंसेप्चुअल है तो वहां पे एन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम उसको मालूम नहीं कर सकते. ठीक है. फिर हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब पढ़ते हैं तो हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन. अभी सैंपल पे आऊंगा, पहले पॉपुलेशन की बात पूरी कर लूं फिर सैंपल पे आऊंगा. पॉपुलेशन एज अ रैंडम वेरिएबल. ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे वो पॉपुलेशन के ऊपर नोट लिखने को बोल दे तो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको लिखनी है वहां पे. ठीक है. जो मैं आपको बोल रहा हूं सब आपको लिख के आनी है. देखिए, व्हेन वन यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडम. जब हम कोई एक यूनिट सिलेक्ट करते हैं, रैंडम मतलब अंदाजे से, कुछ भी, कोई प्लानिंग के प्री प्लान वे में सिलेक्ट नहीं करे. व्हेन वन यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सच यूनिट विल बी अनसर्टेन. उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? अनसर्टेन होगी, क्योंकि पॉपुलेशन को पूरे को स्टडी करना सर्टेन नहीं है. ठीक है. मैंने भी बताया था या तो वो इम्प्रोबेबल है या इम्प्रैक्टिकल है. तो किसी एक वैल्यू को हम किसी एक वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. So because of this uncertainty associated with a value of the population, the outcome is modeled as a random variable. तो हम जो आउटकम आएगा, जो हम पॉपुलेशन स्टडी करेंगे उसको आउटकम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल. इसको बोलते हैं एक्स. एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल. जैसे आप इनकम स्टडी कर रहे हैं, है ना, आप अपने लोकेलिटी के 10,000 घरों की इनकम स्टडी कर रहे हैं, तो आप जिस घर में बेल बजाएंगे उसकी इनकम क्या होगी आपको पता नहीं है. कोई कहेगा मेरी फैमिली इनकम 1 लाख है, कोई बोलेगा 2 लाख है, कोई बोलेगा 50,000 है, कोई बोलेगा 5 लाख है. लेकिन घंटी बजाने से पहले, डोरबेल बजाने से पहले आपको मालूम नहीं है उसकी फैमिली इनकम क्या है. अनसर्टेन, रैंडम वेरिएबल. ठीक है. और इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं क्या हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. A probability distribution describes how the values of a variable are distributed across the entire population. It tells us what values a variable can take, क्या values ले सकता है variable, and how frequently the variable will occur, या ये कह लीजिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अक्रेंस. ठीक है. तो जनरली हम नॉर्मली वी रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और वीबल डिस्ट्रीब्यूशन. वीबल आप पढ़ते नहीं है इसलिए उसकी जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं. ठीक है. तो जो x क्योंकि रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज x इज द रैंडम वेरिएबल which we have obtained from the population. So the probability distribution of x can be considered as the population distribution. ठीक है. Here e of x इसको बोलते हैं म्यू, ex या म्यू. It represents the mean of x. ठीक है. इसको पॉपुलेशन मीन भी कह सकते हैं, मीन ऑफ x या पॉपुलेशन मीन. ये हम बार बार रिकॉल करेंगे वैल्यूज. वेरिएंस ऑफ x और सिग्मा स्क्वायर इसको बोलते हैं क्या? वेरिएंस ऑफ x, या बोलते हैं क्या? पॉपुलेशन वेरिएंस. ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है. ठीक है. क्लियर बात. तो मुद्दा की बात यह है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि पॉपुलेशन में वैल्यूज कैसे स्प्रेड हैं.
अगर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो वैल्यूज़ बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होंगी, और वेरिएंस अगर कम है तो वैल्यूज़ आसपास स्प्रेड होंगी। यानी अगर आपकी लोकेलिटी में ऐसे लोग भी रहते हैं जो 1000 पर मंथ कमाते हैं, ऐसे भी लोग भी रहते हैं जो 10 लाख पर मंथ कमाते हैं, तो मतलब वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा आ रहा है कि जो आसपास ही हैं 2 लाख के आसपास, ज़्यादातर लोग 2 लाख के आसपास कमाते हैं, तो वेरिएंस बहुत कम आ रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो वेरिएंस बेसिकली बताता है स्प्रेड कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, कितना ज़्यादा फैलावट होगी डिस्ट्रीब्यूशन में। राइट, बात होगी पॉपुलेशन की। अब क्योंकि पॉपुलेशन मैंने क्या कहा, उसको स्टडी करना कभी कभी इम्पॉसिबल है या इम्प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए हम उसके बदले क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं सैंपल। सैंपल क्या है भाई? सैंपल पॉपुलेशन का एक सबसेट, एक वैल्यू आपने, जैसे आप जाते हैं ना, आपने देखा होगा आपकी मदर जब कभी बाजार में सामान खरीदने जाती, ग्रोसरी लेने जाती, चावल लेने जाती हैं। आजकल तो लोग ऐसा करते नहीं, आजकल तो पैकेज मिलता है सब कुछ। जब मैं छोटा था मेरी मदर जाती रही चावल लेने, तो चावल की बोरी में से कुछ चावल के दाने उठाती रही, उठाए देखे, हाँ भैया चावल सही, ये दे दो। जो भी आइटम लेनी है उसको उठाया, थोड़ा सा चेक किया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बच्चे आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर एक डेमो क्लास दे दो, सैंपल। क्योंकि पॉपुलेशन को स्टडी करना पूरी तरह से संभव नहीं होता, कभी कभी इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हम सैंपल स्टडी करते हैं। तो सैंपल पॉपुलेशन का एक सबसेट है जो हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स or objects from a population in such a way that this group represents the entire population, ठीक है, is known as sample। ये ऐसे कह सकते हैं, a sample is a subset of observations, a sample is a subset of observations taken from the population to study the characteristics of the population and make inferences about population। inferences मतलब जो हम अभी hypothesis पढ़ेंगे आगे, hypothesis testing के अंदर, उसके बारे में हम एक धारणा जिसको बनाते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये है, जैसे आप जब एक कोई डेमो क्लास लेते हैं किसी टीचर की, तो आप क्या सोचते हैं कि मैं इस टीचर से समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक धारणा बनाते हैं। डेमो क्लास एक चीज़ है, एक्चुअल क्लास दूसरी चीज़ है। तो डेमो क्लास में अगर आपको क्या, एक परसेप्शन बिल्डिंग होती है कि मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से देखो, जैसे आजकल क्या होता है, इलेक्शन होते हैं तो उसके इलेक्शन वाले दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हैं। कभी कभी एग्जिट पोल के रिजल्ट सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, लेकिन वो एक परसेप्शन बनाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली, कांग्रेस जीतने वाली है, आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, बीजेपी जीतने वाली, कौन जीतने वाला, एक परसेप्शन बन जाती है। ठीक है, और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड इन द सैंपल आर कॉल्ड सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होता है? सैंपल साइज होता है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड इन द सैंपल। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन डिनोट्स द सैंपल साइज। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, अगर एन लेस देन 30 है तो हम बात कर रहे हैं स्मॉल सैंपल की, और अगर n मोर देन इक्वल टू 30 है तो हम बात कर रहे हैं लार्ज सैंपल की। इनके ट्रीटमेंट्स अलग तरह से होते हैं। स्मॉल सैंपल अलग तरह से ट्रीट होता है, लार्ज सैंपल अलग तरह से ट्रीट होता है। वो ट्रीटमेंट जब आगे उनकी बारी आएगी तब समझेंगे। फिलहाल कितना ध्यान रख लीजिए, क्या है लार्ज सैंपल, क्या है स्मॉल सैंपल, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें अब एक चीज और है, वो है इसको बोलते हैं हम रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम मतलब होता है कि आप किसी प्लान्ड वे में नहीं चल रहे, आप सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जा रहे जो अमीर हैं। जैसे आपको पता चला कि भाई सोसाइटी में कितने लोग हैं, एवरेज इनकम मालूम करनी है, आप सिर्फ उनके घर जा रहे हैं जिनके घर के नीचे बहुत महंगी कार खड़ी हैं, तो वहाँ जाके बेल बजा रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, कोई प्लान्ड वे में नहीं चल रहे। जो आपने सोचा कि अब पहले ये घर देख लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपको लगा अब थोड़ा सा अगली गली में जाके थर्ड फोर्थ घर देख लूँगा, फिर उस अगली गली में जाके 10th घर देख लूँगा। रैंडमली आप चल रहे हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई हुई, तो रैंडम सैंपलिंग है। देखिए, द रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn
are said to form a simple random sample, are said to form a simple random sample of size n, simple random sample of size n, if number one, xi's are independent, if xi's are independent, and number two, each xi has the same probability distribution, each xi has same probability distribution. ठीक है जी, हर xi का सेम probability डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसा होने पे हम बोलते हैं सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड IIDs, इनको बोलते हैं IIDs, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। पहला सैंपल, पहले घर की जो इनकम है वो दूसरे घर की इनकम को इफेक्ट नहीं कर रही है। जिस घर की पहले आपने डोरबेल बजाई है, ऐसे इनकम पूछी है, अगले घर की इनकम पहले घर से डिपेंडेंट नहीं है, इनकी अलग तरह से इनकम है, उनकी अलग तरह से इनकम है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मगर दोनों सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं IIDs। IIDs की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये अगर इंडिपेंडेंस है तो इंडिपेंडेंस की वजह से ऑब्जर्वेशन से एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती, और सेम डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब वो सेम पॉपुलेशन से ली गई। IID is important because number one, independence imply the observations do not affect each other, एक दूसरे को फर्क नहीं डालती, and number two, they have same probability distribution which means they belong to same population से ली गई हैं। ठीक है, यहाँ एक बात आप नोट कर लीजिएगा, एक बात नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए इस बात को। IID holds exactly, first point, exactly when sampling is done with replacement or from an infinite population। ये भी एक कंसेप्ट है, अभी इसको भी जिक्र करेंगे। सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट और इज डन फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन। एंड नंबर टू, IIDs are done approximately if sampling is done without replacement, sampling is done without replacement, ठीक है, from a very large population। अगर without replacement किया है तो ये ऐसा होगा। मैंने पहली बार में बोला था आपको सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट हुई है या फिर फ्रॉम इनफाइनाइट, और है विद रिप्लेसमेंट और फ्रॉम इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और सेकंड में क्या बोला है, सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट में क्या है, सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट और फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और यहां पे क्या है, सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बात प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। IID इंपॉर्टेंट है क्योंकि IID ही मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का हमें डेरिवेशन दे सकता है। IID होगा तो ही मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब एक और अपने सफर में आगे चलते हुए एक और टॉपिक पहुंचते हैं, इसका नाम है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं अब सैंपल क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन क्या होता है। आपने जो पॉपुलेशन मीन मालूम करना था ना, वो पॉपुलेशन पैरामीटर था, लेकिन आपने मालूम किया सैंपल मीन, सैंपल एवरेज मालूम की, तो सैंपल स्टैटिस्टिक है। तो वो ऑब्जर्वेशन, वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सैंपल से डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो ऑब्जर्वेशन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर, and the observation or numerical value which is derived from sample is called sample statistic। ठीक है, लिखिए
पहले लिखिए पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर, any statistical measure which is any statistical measure which is computed from population data is known as parameter. For example, population mean, population variance, अभी लिखवाऊंगा, अभी लिखवा दूंगा, population mean, population variance अभी लिख लो, अभी प्रॉपर टेबल बना के दिखाता हूँ। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये ट्रू होते हैं बट जनरली अननोन होते हैं, हमको पता नहीं होता। पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमको जनरली पता ही नहीं होते। पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर ट्रू वैल्यूज बट दे आर जनरली अननोन। वो ट्रू वैल्यूज होती हैं मगर हमको जनरली पता नहीं होती, हम जानते नहीं उनको। इसलिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं सैम्पल स्टैटिस्टिक, क्योंकि हम वो जानते ही नहीं है। आपने जब आपको टास्क मिला कि आप घर घर जाके पॉपुलेशन मीन पता करके आओ, क्योंकि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं था करना, तो आपने सैम्पल मीन निकाल लिया। पॉपुलेशन मीन क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो हम सैम्पल मीन से काम चला लेते हैं। तो वो जो सैम्पल मीन है वो क्या है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। लिखिए स्टैटिस्टिक, एनी स्टैटिस्टिकल मेजर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम सैम्पल डेटा, any statistical measure which is computed from sample data is called sample statistic. ठीक है, it is computed from sample without knowing the true population parameters. True population parameters को पता हुए बिना हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो, अगर if theta is a population parameter, मेरा इरादा नहीं था, खुद ही इतना बड़ा हो गया। देन थीटा कैप, थीटा हैट इज अ सैंपल स्टैटिस्टिक विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट थीटा। क्योंकि थीटा कैप, थीटा हमको पता नहीं है, आपको पॉपुलेशन मीन पता नहीं है, तो सैंपल मीन निकाल के मान लेते हैं यही पॉपुलेशन मीन होगा। स्टैटिस्टिक का काम ये है कि ये जो है हमें हेल्प करता है अननोन पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने में, वरना हम पता नहीं लगा पाएंगे। उन 10,000 हाउस होल्ड्स की इनकम आप नहीं मालूम कर सकते हैं, तो इसलिए आपने जो 500 लोग के घर आप गए उनसे पता लगा लिया, उनका एवरेज क्या है, मान लिया पॉपुलेशन भी इसके आसपास ही होगा। ठीक है, इस बिलीफ पे तो चलना ही पड़ेगा, वरना तो आप अगर इस बिलीफ पे नहीं चलेंगे तो रिजल्ट पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम इस बिलीफ को टेस्ट करेंगे, यही पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि आप जो कह रहे हैं वो सच है कि झूठ है, वो सब टेस्टिंग होगी। ठीक है, उस टेस्टिंग को हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब कुछ कॉमन पॉपुलेशन पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक की बात मैं आपके साथ कर लेता हूँ। पॉपुलेशन पैरामीटर्स, ये क्या लिख रहा हूँ, पैरामीटर लिखना है सर, पैरामीटर स्टैटिस्टिक। जैसे अगर मैं मीन की बात करता हूँ तो पॉपुलेशन मीन होता है म्यू, सैंपल मीन होता है क्या, म्यू कैप और एक्स बार। पॉपुलेशन वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, इसका स्टैटिस्टिक क्या, सैंपल वेरिएंस सिग्मा कैप स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कैप और स्मॉल एस। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पॉपुलेशन कोरिलेशन को बोलते हैं क्या हम, रो। सैंपल कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। प्रोपोर्शन, आर या रो कैप भी होता है। ठीक है, प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं पाई से और पी से, और सैंपल प्रोपोर्शन को हम करते हैं पाई कैप से और पी कैप से। ठीक है, वो रो है, ये पी है, थोड़ा डिफरेंस है, देखिएगा। ऐसे बहुत होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आएंगे, बीटा, उधर बीटा कैप, ऐसे देर आर, मतलब एन नंबर ऑफ स्टडीज़ में एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स और एन नंबर ऑफ स्टैटिस्टिक हमारे पास है, जो हम बहुत सारे पढ़ेंगे भी। कुछ यहाँ पढ़ेंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे, इकोनोमेट्रिक सब्जेक्ट आएगा वहाँ पढ़ेंगे। तो हमारी यहाँ से सैम्पलिंग जो स्टार्ट हो गई है बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलेगी। हम स्टैट्स में पढ़ते हैं, फिर इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ते हैं, सैम्पलिंग चलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये स्टैटिस्टिक क्या करते हैं, ये एस्टिमेट करते हैं। स्टैटिस्टिक एस्टिमेट द पैरामीटर, जैसे एक्स बार एस्टिमेट्स म्यू, एस स्क्वायर और सिग्मा कैप स्क्वायर एस्टिमेट्स सिग्मा स्क्वायर, स्मॉल एस एस्टिमेट्स सिग्मा, आर एस्टिमेट्स रो, पाई कैप एस्टिमेट्स पाई। तो स्टैटिस्टिक आर यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो जो जब हम एस्टिमेट करते हैं उनको बोलते हैं कि वो पॉइंट, उनको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर्स।
और उनकी जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। अब ये पॉइंट एस्टिमेटर या पॉइंट एस्टिमेट क्या है, ये आगे आने वाला है, ये आगे के लेक्चर्स में आएगा, आप समझेंगे पॉइंट एस्टिमेटर क्या है, पॉइंट एस्टिमेट क्या है। मैं बात बोल के छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया जब मैं पॉइंट एस्टिमेटर आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है, तो आगे आएगा। ये जो वैल्यू हम ये प्रोसेस जो उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट्स, और जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेटर्स, और जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉइंट एस्टिमेट्स का भी, ये भी इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, ये भी एक टॉपिक बनकर हमारे सामने आएगा, राइट। अच्छा, अब एक बात समझिए ज़रा, एक बात समझिए, आपकी लोकेलिटी में आपके कॉलेज के 3 आपके फ्रेंड और रहते थे, 3 फ्रेंड आप और थे, मतलब 4 लोग एक ही लोकेलिटी में रहते हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। सबको टीचर ने एक ही टास्क दिया, आपको भी मिला, उनको भी मिला, सबको एक टास्क मिला। जो काम आपने किया, आपने डिस्कस किया है, सबके घर तो जा नहीं पाएंगे, मैंने प्लान किया है, मैं हर ब्लॉक के 100 फैमिलीज़ में जाऊंगा, 500 फैमिली से मिलकर मैं अपना डेटा बना लूंगा, वही रिजल्ट सर को दे दूंगा। आपका आइडिया बाकी 3 ने सुन, उनको भी अच्छा लगा, यार ये तो बात सही कह रहा है, हम क्यों पागल बने, हम क्यों हर घर में जाएं और बेल बजा के पूछें इनकम बताओ। हम भी ऐसा करते हैं, हम 100 घर ले लेते हैं और हम भी ऐसे ही बना लेते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। अब मज़े की बात यह है कि आप जब गए और आपने जब सैंपल स्टडी की, तो आपको पता चला कि जो सैंपल मीन है वो 2 लाख रुपए है। एवरेज इनकम जो आपके यहाँ लोग रहते हैं उनकी 2 लाख रुपए है, और एक घर में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगभग 2 लोग हैं हर घर में ऑन एन एवरेज, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, तो एवरेज जो वर्किंग पॉपुलेशन है पर फैमिली वो 2 आ रही है। आपका जो दोस्त, बाकी दोस्त गए, उनके एक्स बार क्या है, एक ने पता लगा उसका एक्स बार आ रहा है 1.5 लाख रुपए, एक का एक्स बार आ रहा है 3 लाख रुपए, और एक का एक्स बार आ रहा है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, ठीक है। अब आपके टीचर बोलेंगे तुम चारों एक ही जगह रहते हो, है, तुम कह रहे हो एवरेज इनकम 2 लाख है, ये कह रहा है 1.5 लाख है, 1.5 लाख, तीसरा बोल रहा है 3 लाख है, चौथा बोल रहा है 2.5 लाख है, ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे आपको, वो समझ जाएंगे। इसके बाद ये डेटा उनके सामने जैसे जाएगा वो समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे, आपने सैम्पलिंग किया, आप हर घर में गए नहीं हो, कुछ ये आपका सैंपल मीन है, ये भी सैंपल मीन है, ये भी सैंपल मीन है, ये भी सैंपल मीन है, वो इस बात को समझ जाएंगे सैंपल मीन से। क्योंकि जब सैंपल हम बदलते हैं तो सैंपल स्टैटिस्टिक की वैल्यूज बदल जाती हैं, वो सेम नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। अब वो सिंपली क्या काम करेंगे, उनको अगर मालूम करना है कि आपके लोकेलिटी में पॉपुलेशन की एवरेज क्या है, तो वो इन सैंपल मीन्स का एवरेज निकाल लेंगे, कहेंगे लो जी इनका एवरेज निकाल लेता हूं मैं, ठीक है, डिवाइड बाय 4, कितना हो गया ये, कितना आ गया जी, ये 2.5 और 1.5, 4, 7, 9 लाख डिवाइड बाय 4, 2,25,000। तो उनको मालूम चल गया आपके यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी एवरेज इनकम 2,25,000 रुपीज है। तो सैंपलिंग में ये बात हमेशा होगी कि जब सैंपल बदले जाएंगे, जब बार बार सैंपलिंग की जाएगी तो सैंपल स्टैटिस्टिक रिजल्ट्स कुछ और आएंगे। फिर हम जब बार बार सैंपल रिपीट करेंगे, सैंपलिंग रिपीट करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, और हर वैल्यू के आने की फिर एक प्रोबेबिलिटी पता चलेगी, कितनी बार कितनी फ्रीक्वेंसी में वो आ रहा है, उससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखेंगे, तो बनेगा क्या, वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। क्या बनेगा, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लिखिए जी, ये क्या है, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक is the probability distribution of that statistic obtained by considering, ये important line है, obtained by considering all possible samples of size n drawn from the population using a specified sampling method। मुश्किल है, बताता हूं। आपने 500 लोगों का सैंपल लिया, आपके दोस्त ने 500 लोगों का सैंपल लिया, तीसरे ने 500 का सैंपल लिया, चौथे ने 500 का सैंपल लिया। इस तरह से उस पॉपुलेशन में 500 यूनिट्स के बार बार सैंपल लिए जाएं,
और वो जो सैम्पल मीन आए उनकी फिर जो प्रॉबिलिटीज़ आएंगी, 2 लाख आने की क्या प्रॉबिलिटी है, 1.5 लाख आने की क्या प्रॉबिलिटी है, 2.5 लाख आने की क्या प्रॉबिलिटी है, जब वो रिजल्ट्स आएंगे तो वो बनेगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक सैंपल साइज के सैंपल्स रिपीटेडली बार बार लेंगे और जो वैल्यूज आएंगी उनसे, उन वैल्यूज से उसकी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से प्रॉबिलिटी निकालेंगे। ये सब कैसे निकालते हैं बताऊंगा आगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा ज़्यादा थियोरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है, हम एक कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थ्योरी का क्वेश्चन भी स्टार्ट्स में आता है, इसलिए इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कहें जी थ्योरी है छोड़ो आगे चलो, अगले लेक्चर पे चलते हैं, ना ऐसा ना करना। थ्योरी कुछ ना आगे लिख ही नहीं पाओगे कुछ भी, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बताया कि आपको सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक सैंपल के डिफरेंट वैल्यूज जो आ सकती हैं किसी भी सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक की, उसकी जो वैल्यूज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपने मान लो एक सैंपल, किसी एक ने 16 यूनिट्स का एक सैंपल लिया, वो बार बार 16 यूनिट्स का सैंपल ले रहा है, पहले 16 यूनिट्स का एक सैंपल लिया, फिर 16 का दूसरा सैंपल लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके बार बार सैंपल, जितने सैंपल ले सकते उतने लिए, और जो वैल्यूज़ आ रही है मीन की, उनसे वैल्यूज़ को नोट डाउन कर लिया, उससे उनकी फ्रीक्वेंसी और फिर प्रॉबिलिटीज़ निकालनी, तो बन जाएगा क्या, मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट विल बिकम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ठीक है। तो इससे पता ये चलता है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स हाउ द स्टैटिस्टिक वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। सैंपल बदलने पर इसके वेरी होने के क्या चांस है, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं, अभी हमने पढ़े थे ना, जो जो जितने भी पढ़े थे हमने सबके सब सैम्पलिंग, वी कैन फाइंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरिलेशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिग्रेशन। सब दुनिया जहान के जितने स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं सबके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे भी, काफ़ियों के पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। हर एक का अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन का अलग है, मीडियन का अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग है, कोरिलेशन का अलग है, रिग्रेशन का अलग है, सबका अलग अलग है। इसके फायदे क्या हैं, ये हमको अलाउ करता है, इट अलाउज टू मेजर दी वेरिएबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वेरिएंस है, अगर वेरिएंस बड़ा आता है मतलब आपके लोकेलिटी में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके इनकम बहुत कम है, ऐसे भी रहते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है। हम इसके बाद वेरिएंस निकालना सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। अगर वेरिएंस कम आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, वेरिएंस का होने का मतलब ज़्यादा लोगों की इनकम एक जैसी है, और अगर वेरिएंस बड़ा आता है मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। हम जब वो पढ़ते हैं ना डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी हमको पढ़नी होती है, वहाँ भी ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बार रिपीट होके आएगा हमारे सामने। वहाँ भी वेरिएंस निकालना सीखेंगे हम लोग, वेरिएबिलिटी निकालना वहाँ भी सीखेंगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो टूल्स हैं, ये इकोनॉमिक्स में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। एक सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ आप शेयर मार्केट की बात सुनते हैं ना, अरे शेयर मार्केट सुनते सबके कान खड़े हो जाते हैं। वो सब्जेक्ट ऐसे जब मैं पढ़ाता हूँ, जब लाइव क्लास में पढ़ाते रहे बच्चे बोलते रहे सर अब तो मैं कल से ही शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमा सकता हूँ। मैं समझ गया शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमाते हैं, मुझे समझ में आ गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं वेरिएबिलिटी का कंसेप्ट, कि यहाँ पे बहुत बड़ी वेरिएबिलिटी छुपी हुई है। जो पास्ट में हुआ था फ्यूचर में वैसा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं होती। वेरिएंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, वेरिएंस को स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वेरिएंस अगर ज़्यादा है, वेरिएंस रिस्क का मेजर होता है कि वहाँ रिस्क ज़्यादा है। जो पास्ट में हुआ फ्यूचर में वैसा रिपीट हो ज़रूरी नहीं है। तो ये इस टॉपिक की बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है। तो दो ही सब्जेक्ट के नाम लिए, बहुत जगह एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं हम साइकियाट्रिस्ट बनेंगे, तो उनको स्टैट्स बहुत पढ़नी पड़ती है। जो जैसे मेडिसिन का यूसेज होता है, तो मेडिसिन की जो स्टडी होती है उसके ऊपर अलग अलग सैंपल्स में लोगों को दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं उनका मीन वेरिएंस निकाला जाता है। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में इसकी यूसेज है। तो ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमको वेरिएबिलिटी मेजर करना सिखाता है, और वेरिएबिलिटी से पता चलता है कि इस स्टडी का, इस इन्वेस्टिगेशन में कितना रिस्क है। सबसे पहले ये मालूम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी बात, इट अलाउज us to measure how close the sample statistic is to a population parameter. वेरिएंस कम है तो मतलब x बार और म्यू आसपास ही हैं, और वेरिएंस ज़्यादा है मतलब x बार और म्यू दूर दूर भी हो सकते हैं। तो ये अलाउ करता है कितना पास या कितना दूर है सैंपल स्टैटिस्टिक पॉपुलेशन पैरामीटर से। फिर इससे हम और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। इससे हम, इट अलाउज अस टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल्स and it allows us to conduct hypothesis testing.
ये आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, सैम्पलिंग में ही आएंगे आगे। अब आगे पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब जब आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, एक जैसे एक सैंपल आपने सैंपल एक स्टैटिस्टिक लिया थीटा कैप, उसका आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, थीटा कैप की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, थीटा कैप 1, थीटा कैप 2, थीटा कैप 3, थीटा कैप 4, थीटा कैप n, उन सब के आपने फिर मीन, उन सब की प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। इसके बाद हम स्टडी करते हैं क्या, उनका मीन एंड वेरिएंस, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया कि वेरिएबिलिटी मेजर करने की स्टडी करता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो कंसेप्ट है, आप पहले से जानते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़कर आते हैं, उसको मीन बोलते हैं, याद है ना, ई एक्स, याद है आपको, पढ़कर आए आप लोग, वही यहाँ पे वही है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक थीटा कैप इज द एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा कैप। तो ई थीटा कैप इज द एवरेज वैल्यू ऑफ थीटा कैप। ठीक है, ये एवरेज बताता है, ऑन एन एवरेज थीटा कैप क्या है। इसको हम ई थीटा कैप बोलते हैं, या फिर इसको हम म्यू थीटा कैप बोलते हैं। ई थीटा कैप या फिर म्यू थीटा कैप एक ही बात है। अब अगर मीन का करेंगे तो इसको ई एक्स बार बोलेंगे, वेरिएंस करेंगे तो ई एस स्क्वायर बोलेंगे, ये सब होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको जब करूंगा तो करके बताऊंगा, इसको ज़्यादा फोकस ऐसे नहीं करते, जब अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। अगली चीज़ है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक, या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक स्टैटिस्टिक के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो इसका स्टैंडर्ड एरर है। बस आपको फर्क ये ध्यान रखना है कि जब हम नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल होता है, इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो एस ई थीटा कैप, इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ थीटा कैप, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए मैंने कहा वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखो या स्टैंडर्ड ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है उससे। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि बेसिकली ये आपको बताता है कि एस्टिमेट कितना प्रिसाइज है। स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड टू एस्टिमेट हाउ प्रिसाइज इज द एस्टिमेट, हाउ प्रिसाइज इज द स्टैटिस्टिक। अगर स्टैंडर्ड एरर बड़ा है तो वेरिएंस ज़्यादा है, स्टैंडर्ड एरर छोटा है तो वेरिएंस कम है। लार्ज स्टैंडर्ड एरर मीन्स हाई वेरिएबिलिटी, हाई वोलेटिलिटी। स्मॉल स्टैंडर्ड एरर मीन्स लेस वेरिएबिलिटी, लेस वोलेटिलिटी। ठीक है। अब एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको। वैसे तो हम बहुत सारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, यहाँ से अब शुरू होगी कहानी, तो बार बार नए नए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आते रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। हम जब अलग अलग सैंपल्स लेते हैं, उनके एवरेजेस निकालते हैं, उसका जो बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार। यानी we took one sample, we found x bar, we call it x bar 1. Then we take second sample, we find x bar 2, third sample x bar 3, fourth sample x bar 4, so on so forth, nth sample x bar n. Then we find the probabilities of different values of x bar i's and we obtain sampling distribution of mean. ये सब न्यूमेरिकल हम करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, अगली क्लास में आएगा न्यूमेरिकल, वहाँ करेंगे। आज थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करने वाले हैं हम लोग, थ्योरी पढ़ने वाले हैं। थ्योरी पहले समझ लें, फिर न्यूमेरिकल पे भी जाएंगे, आएगी बारी उसकी भी।
इस तरह इसके भी हम निकालते हैं मीन और वेरिएंस। ई एक्स बार बेसिकली म्यू के इक्वल होता है। ई एक्स बार और म्यू इज द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या इसको कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। एस ई एक्स बार इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो ई एक्स बार है वो हमेशा म्यू के इक्वल होता है। एंड अगर मैं वेरिएंस एक्स बार की बात करता हूँ, वेरिएंस एक्स बार होता है क्या, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। इसका एक नियम है, इफ सैंपल इज टेकन विद रिप्लेसमेंट, और sample is taken from an infinite population। ये याद रखिएगा प्लीज, भूल मत जाइएगा इसको। और यहाँ पे मैंने और लिखा है, इस और पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और ये होता है क्या, वेरिएंस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस वन। ये कब होता है, अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है या सैंपल लिया हमने विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ पॉपुलेशन is finite and sample is taken without replacement। ये टेक्निकल बात है, ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो समझना, अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट, तो हमें एन पता ही नहीं है, हम ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते बोला, तो फिर यही रहेगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तब समस्या आती है, तब देखना ही पड़ेगा सैंपलिंग हुई है विद रिप्लेसमेंट या हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विद रिप्लेसमेंट हुई है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि सर ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, अभी बताता हूँ उसको भी, अभी उसको बताता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको। वेरिएंस एक्स बार क्या है पता चल गया, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। ऐसे ही आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होगा, वो होगा सिग्मा बाय अंडर रूट एन, या फिर वो होगा सिग्मा बाय अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन माइनस वन। ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं आगे, और इन सब के हम प्रूफ भी करेंगे। ई एक्स बार म्यू क्यों होता है इसका प्रूफ करेंगे, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, सब प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, इसकी डेरिवेशन की क्लास भी है कि जहाँ डेरिवेशन करेंगे हम लोग, जहाँ डेरिवेशन कराऊंगा वहाँ सब बताऊंगा ये कैसे आ गया रिजल्ट, क्योंकि ये इसको ड्राइव करना भी पूछ सकता है आपसे। ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, ये पूछेगा, इसका चांस बहुत कम है, ये पूछ सकता है। ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला है पूछ सकता है। ई एक्स बार इक्वल टू म्यू है तो बहुत ही बच्चों वाला काम है, आप तो देखेंगे कहेंगे ये तो बहुत आसान, ये आ जाए एग्जाम में, आएगा, इसका चांस कम है। नहीं आएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आने का चांस कम है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको अभी कहाँ फोकस करना, अभी थ्योरी की क्लास है, अभी फोकस कहाँ करना है, ध्यान सुनिएगा। वापस रिपीट करता हूँ, ई एक्स बार तो हमेशा म्यू ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपके सर ने क्या किया था, आपके सर ने किया भाई, जब 4 लोग लेकर आए सैंपल तो उसने कहा इन चारों का मैं एवरेज कर लेता हूँ। ई एक्स बार करा उसने, ई एक्स बार म्यू मिल गया, उसने कहा वाह मुझे मालूम चल गया क्या है पॉपुलेशन मीन, मजे आ गए। ये इस वजह से किया था उन्होंने, क्योंकि ई एक्स बार क्या होता है, म्यू के इक्वल होता है। लेकिन जो वेरिएंस एक्स बार है वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाय एन या सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। ये डिपेंड करता है किस बात के ऊपर, दो बातों के ऊपर, पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, पहला पॉइंट ये, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, दूसरा पॉइंट ये। अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल एन पता ही नहीं है, फर्स्ट ही फॉर्मूला लगने वाला है। लेकिन अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तब क्या देखना होगा, सैम्पलिंग हुई है विद रिप्लेसमेंट अगर तो छोटा फॉर्मूला, और अगर सैम्पलिंग हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट तो ये बड़ा फॉर्मूला। ये कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये नहीं बताएगा एग्जाम में कि भाई आप फॉर्मूला मैं बताता हूँ बता दो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, वो तो बस लिख देगा विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है,
फिर हमको रिकॉल करना है अपना कंसेप्ट कि इसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। डेरिवेशंस करेंगे इसकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक सवाल आपका रह गया क्या कि सर सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है। देखो, अगर हम अगली वैल्यू ड्रॉ करने से पहले पिछली वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देते हैं तो वो विद रिप्लेसमेंट है, और नहीं रिप्लेस करते विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट में एक वैल्यू दो बार आ सकती है। जैसे बैग में रेड और ब्लू बॉल्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है, आपने पहली बॉल निकाली, रेड आ गई। अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दूसरी बॉल सर्टेनली ब्लू आने वाली है। लेकिन अगर आपने विद रिप्लेसमेंट उसको वापस रिप्लेस कर दिया तो दूसरी बॉल वापस से रेड फिर से आ सकती है, ब्लू भी आ सकती है मगर रेड भी आ सकती है। तो ये डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको सपोज वी हैव अ पॉपुलेशन 3, 5, 7, 9. It says construct samples of size 2. Number 1 with replacement, number 2 without replacement. पॉपुलेशन साइज यहाँ पे n है क्लियरली। हमें दो दो यूनिट्स के सैंपल बनाने हैं, एक बार विद रिप्लेसमेंट एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट। जब मैं बनाऊंगा पहले विद रिप्लेसमेंट तो क्या होगा, देखिए विद रिप्लेसमेंट यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n, यानी 4 रेज टू पावर 2 यानी कि 16 सैंपल्स बनेंगे। देखिए कैसे, पहले 3, एक पहला वैल्यू अगर 3 लिया दूसरा 3 हो सकता है, 3 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 7 हो सकता है, 3 के साथ 9 हो सकता है। इस तरह से पहली वैल्यू अगर आपने 5 ली तो 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 क्योंकि आप रिप्लेस करें ना, 5 दोबारा से भी लिया जा सकता है, इसलिए 5 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 5 9 हो सकता है। इस तरह 7 3 हो सकता है, 7 5 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, 7 9 हो सकता है। इस तरह से 9 3 हो सकता है, 9 5 हो सकता है, 9 7 हो सकता है, 9 9 हो सकता है। तो ये वो सैंपल्स हैं जो हम बना सकते हैं अगर सैम्पलिंग हो रही है विद रिप्लेसमेंट। कितने हैं काउंट कर लो, एक रो में 4 हैं, टोटल 4 रोज हैं, 4 4 16 होने चाहिए थे। क्लियर। लेकिन अगर हम कर रहे हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो एक बार वैल्यू आ गई दोबारा वो नहीं आ सकती। तो 3 के साथ 3 नहीं आ सकता, 3 के साथ क्या आ सकता है 5, या 3 के साथ क्या आ सकता है 7, या 3 के साथ क्या आ सकता है 9। अच्छा यहाँ बताना भूल गया, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल्स बनते हैं यहाँ पे कितने, कैपिटल N C स्मॉल n, यानी यहाँ पे कितना होगा 4C2, कितना आ जाएगा जी, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 बाई 2 6 सैम्पल्स आएंगे। देख लीजिए, अब ये बन गए 3 से, अब 5 से, 5 3 नहीं बन सकता, 3 5 बन गया, 5 3 नहीं बन सकता। अब 5 से बनेगा 5 7 या फिर 5 9। ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर रिपीट नहीं कर सकते हम। इस तरह से 7 5 नहीं बन सकता, बनेगा क्या 7 9। अब 9 के साथ बनने के लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि 9 3 3 9 बन चुका है, 5 9 बन चुका है और 7 9 बन चुका है। कितने सैंपल्स बने 1 2 3 4 5 6, कितने बनने चाहिए थे 6 बनने चाहिए थे, 6 बन गए। तो इस तरह से हम करते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी हमने आज की क्लास में कंसेप्ट पढ़े, अब हम इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएंगे, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाएंगे, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस बनाएंगे, जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल जिसके ऊपर बेस्ड, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद डेरिवेशंस भी करेंगे, प्रूफ्स भी करेंगे, जो प्रूफ छोड़े हमने वो सब भी करने, ठीक है। तो लंबा टॉपिक है, अभी शुरुआत हुई है, यहाँ से आगे बहुत कुछ करना है। सैम्पलिंग पढ़नी है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़नी है, फिर पॉइंट एस्टिमेट्स, इंटरवल एस्टिमेट्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बहुत कुछ है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे अनफोल्ड होगा।
ये एक सबसे पहला कंसेप्ट था सैम्पलिंग का, पहली क्लास थी। होपफुली आप लोग समझ गए। कोई क्वेरी आपको है, कोई बात ऐसी है जो आपको पता नहीं चली है, कुछ चीज़ आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ दोबारा जानना चाहते हैं, कुछ आपने किसी बुक से पढ़ा, आपको लग रहा है सर ये मैं सर से पूछना चाहता हूँ, तो आपका स्वागत है, डाउट क्लास में आइए, पूछिए। ठीक है जी, राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।